नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। एक तरफ असली हिंदुस्तान की तासीर है तो दूसरी तरफ मंदिर और शिक्षा के मंदिर में दलितों, अनुसूचितों को अपमानित करने और पीटने, जाति सूचक शब्द कहकर जलील करने की पीड़ादायक तस्वीरें हैं। एक तस्वीर और है उस शख्स की जिसने भरी संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली को मुल्ला कहा, उग्रवादी कहा, भड़वे कहा और कहा कि तुझे बाहर देख लूंगा। इस तरीके के अलंकारित, तथाकथित अलंकारित शब्दों से नवाजने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और इन्होंने पूरी एक कम्युनिटी को, अल्पसंख्यक समाज को अपने शब्दों से अपमानित किया। इसमें कहीं कोई शक नहीं। पूरी देश, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे सांसद को लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस जरूर दे दिया है, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें इनाम देकर यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने जो कुछ कृत्य किया उससे पार्टी सैद्धांतिक रूप से सहमत है। रमेश बिधूड़ी को राजस्थान चुनाव में टोंक इलाके का प्रभार दिया गया है। यह इलाका मिश्रित आबादी वाला है और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता के लिए यहाँ बयानबाजी करके अपनी पार्टी के लिए ध्रुवीकरण की काफ़ी गुंजाइश है। इन्हीं तस्वीरों के बीच जन कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ठाकुर का कुआं पर ठाकुर और ब्राह्मण नेताओं में जंग छिड़ी है। बिहार के नेता और आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के अंतिम दिन ठाकुर के कुएं वाली कविता संसद में सुनाई और ये बताने की कोशिश की, वो आरक्षण, महिला आरक्षण पर वो बहस कर रहे थे, जवाब दे रहे थे, समर्थन में बोल रहे थे। उन्होंने ये बताने और जताने की कोशिश की कि वास्तव में हम लोग, मेरे अंदर भी एक ठाकुर छुपा है, संसद में भी ठाकुर है, ब्यूरोक्रेसी में भी ठाकुर है, ठाकुर हर जगह है। ठाकुर से उनकी मुराद थी उस सामंत की जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों का शोषण करता है। और बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं पिछड़ी जाति के, कर्पूरी ठाकुर से लेकर बहुत सारे सीपी ठाकुर तक, जो पिछड़ी जाति के रहे लेकिन उनके उपनाम ठाकुर रहे हैं। लेकिन मनोज झा तो बात कर रहे थे उस ठाकुर की, उस सामंत की जो उत्पीड़क। इस बयान के 6 दिन बाद 27 सितंबर को, 21 तारीख को संसद में ये बयान है झा का और 27 को आरजेडी के ही विधायक चेतन आनंद, जो बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं, उन्होंने बयान देकर बाहें चढ़ा ली। उसके बाद उनके पिता आनंद मोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मनोज झा के साथ वो संसद में होते तो उन्हें उठाकर फेंक देते। इसी तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के विधायक बबलू सिंह हैं, उन्होंने भी यही शब्द सह यही दोहराया है। इस राजनीति के पीछे है क्या? क्या जो आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर जो बीजेपी माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी, क्या आरजेडी और जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले संगठनों ने एक अगड़ों में भी एक लड़ाई दिखाने कराने का एक तरीके से ये एक नाटकबाजी खेली है? यह वास्तव में है क्या? ये बड़ा सवाल है। और इस जंग के पीछे सब कुछ जो है वो मूल में राजनीति है। हालिया विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव है, अपने अपने तरीके से ये राजनीतिक दल धार्मिक और जाति ध्रुवीकरण में आम जनता को उलझा रहे हैं। मंथन भी आज कुछ उलझा रहेगा क्योंकि विषय बहुत उलझे हुए हैं। तस्वीर है और पूर्वी दिल्ली से आई, बड़ी दर्दनाक तस्वीर, बड़ी दर्दनाक घटना। एक मुस्लिम युवक ने मंदिर से प्रसाद उठाकर खा लिया और उन्मादी लोगों ने
इस गुनाह के लिए उसे पीट पीट कर मार डाला, लिंच कर दिया, लिंच कर दिया। और ये किस बात का नतीजा है? नतीजा इसी जहरीली राजनीति का है। एक तरफ असली हिंदुस्तान, जो मोहब्बत वाला हिंदुस्तान है, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और दूसरी तरफ ये नफरत वाला हिंदुस्तान जिसे हमारे नेताओं ने बनाया है। इसमें कहीं कोई शक नहीं। लोगों को उकसा कर, उन्हें जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के उसमें फंसा कर इस तरीके का हिंदुस्तान बनाया है। उसकी परिणति ये उत्तर पूर्वी दिल्ली जैसी घटनाएं हैं। ये भी दलील दी गई कि वहाँ कुछ दिन पहले एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी, मुस्लिम वर्ग के लोग आरोपित थे। तो मंदिर का प्रसाद तो बहाना है, उस घटना का एक तरीके से बदला लिया गया। इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन इस तरह की घटना पीड़ादायक है, देश हित में नहीं है। राजनीति किस हद तक जाएगी, ये बड़ा सवाल आज मंथन में करेंगे। मंथन आज वास्तव में, जैसा मैंने कहा, कुछ उलझा उलझा रहने वाला है। दो तस्वीरें आपके सामने, आपकी नज़र बनारस की एक तस्वीर, समीम कुरैशी की, नफरत के बीच मोहब्बत की दुकान। समीम कुरैशी बनारस के रहने वाले हैं, मौलाना हैं, नवाजी हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे, पहली तस्वीर, एक बच्ची, 6-7 साल की बच्ची करंट में फंस गई। वहाँ पानी भरा हुआ है बनारस में, करंट वहाँ फैल गया है और बच्ची करंट में फंस गई है। इस समीम कुरैशी नाम के इंसान ने ये नहीं पूछा कि बच्ची किस जाति की है, किस धर्म की है, किस पंथ की है, किस मजहब की है, ये नहीं पूछा इस इंसान ने। इसने सिर्फ अपना मानवता का कर्तव्य निभाया। एक डंडी लेकर आया, खुद भी 2 बार करंट के झटके खाए, और आप देखेंगे, गौर से देखिए किस तरीके से इस बच्ची की जान बचा ली समीम कुरैशी ने। समीम कुरैशी को इस के न्यूज के मंथन कार्यक्रम में हम साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्हें सलाम करते हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग, ये असली हिंदुस्तान है, ये असली हिंदुस्तान की तस्वीर है, ये तासीर है हिंदुस्तान की। और दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, एक पीले कपड़े पहने हुए पुजारी जी नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी उस बच्ची की जात नहीं पूछी, उस बच्ची का धर्म नहीं पूछा। जो बच्ची, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, हमने ब्लर करके रखी है, बच्ची खून से लथपथ है। बताई जा रही है उत्तर प्रदेश से इस बच्ची को ले जाया गया, मध्य प्रदेश के उज्जैन, और वहां पर इसके साथ गैंग रेप किया गया। अभी तक पता नहीं गैंग रेप करने वाले कौन लोग हैं। इस बच्ची की तस्वीर 2 दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। ये बच्ची तकरीबन 10-12 किलोमीटर पैदल चली, जगह जगह घर घर गुहार करती रहे, कोई मदद कर दो। रक्त रंजित, खून से लथपथ, शरीर पर वस्त्र नहीं, किसी तरीके से चिथड़ा था, कुछ थोड़ा हिस्सा वो ढके हुई थी। बच्ची घर घर दरवाजे दरवाजे गई। ये देख रहे होंगे, तस्वीर है, एक घर के सामने जाएगी, वहाँ एक सज्जन वो निकलते हैं, लेकिन वो मुंह फेर लेते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों ने इस बच्ची से मुंह फेर लिया। लेकिन जिन्हें हम कहते हैं वास्तव में, जो वास्तव में देवदूत हैं, अगर समीम कुरैशी फरिश्ता है, तो ये वहाँ के मंदिर के पुजारी जो भी हैं, वो पुजारी देवदूत हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और वास्तव में ऐसे लोगों के कारण ही हिंदुस्तान का जो असली स्वरूप है, जो असली ढांचा है, वो बचा हुआ है। मैं पुजारी जी को भी नमन करता हूं, के न्यूज के इस मंच से, इस मंथन कार्यक्रम में मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। उनकी इस कृत्य को मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बहुत कम है, शब्द बहुत कम है जो काम उन्होंने किया है। पुजारी जी ने उस बच्ची को, वो अपना अंग वस्त्र, जिसे कोई भगवा कह के टारगेट कर सकता है, कोई पीला कह के टारगेट कर सकता है, कोई रामनामी कह के टारगेट कर सकता है, वही जो अंग वस्त्र वो उस बच्ची को दिया कि बेटी तन ढक लो। और उसके बाद बाकायदे उन्होंने बैठाया, पानी पिलाया, कुछ थोड़ा बहुत जो बच्ची कुछ खाने की स्थिति में थी खिलाया। कुछ पूछना चाहते थे उसके साथ घटी घटना के बारे में, ये पुजारी जी पूछना चाहते थे, जबकि पुजारी जी ने खुद एक बयान में कहा कि उन्हें किसी बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, लेकिन वो नहीं गए फिलहाल, जब तक इस बच्ची को पुलिस के हवाले नहीं कर दिया। जब उस बच्ची की भाषा और उस इतना सहमी हुई थी कि कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, तो पुजारी जी ने इंदौर, जो वहाँ उज्जैन की जो मंदिर है, महाकाल का मंदिर है, वहाँ के जो प्रशासनिक काम देखते हैं जो लोग,
उनसे संपर्क किया, फोन किया और उनसे एक नंबर लेकर, पुजारी जी कहते हैं कि उन्होंने जो वहां का 112 नंबर का कंट्रोल रूम है वहां 2 फोन किए, लेकिन वहां फोन उठा ही नहीं, तीसरा फोन भी उनका नहीं उठा। लेकिन इसके बाद उन्होंने मंदिर कमेटी से बातचीत की और मंदिर कमेटी ने उन्हें थाने का नंबर दिया, थाने फोन करके उन्होंने सारी जानकारी दी, बच्ची को सुपुर्द किया पुलिस के, और शायद पुजारी जी की जो सहृदयता थी उसकी वजह से बच्ची आज जीवित है। इंदौर में उसका इलाज चल रहा है और नमन उन इंदौर के पुलिस वालों को भी, उन्होंने जिन्होंने अपनी वाहिनियों का रक्त उस बच्ची की जान बचाने के लिए लगा दिया है। वास्तव में जहां तो ये हिंदुस्तान है, ये असली हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है और शायद इसीलिए हम दुनिया में बहुत अपने आप में हमारी एक पहचान है। पुजारी जी का अगर बयान हो तो वो सुनाया जाए। इस प्रकार कोई दाग, जैसे मेरा जाना हुआ शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी, आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने नंबर पर कॉल किया, 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तत्पश्चात हमने वापिस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं वहाँ उन्हें कॉल किया, उनसे फिर नंबर लिए सब, फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर 100 नंबर पे पुनः रिटर्न कॉल किया। पश्चात पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, बोल तो रही थी लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरी, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और ना मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैंने उसे अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे ओढ़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी इन तस्वीरों के बाद आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके दिल को पीड़ा से भर देंगी। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां एक अनुसूचित जाति की बच्ची को पाठशाला में उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया। बच्ची की आंखें भर आई आज भी। अभी एक पिछले दिनों मंथन कार्यक्रम में संघ के एक बड़े प्रचारक हमारे साथ जुड़े थे। वो दावे के साथ कर रहे थे कि बताइए दुर्गेंद्र चौहान, किस मंदिर में दलितों के साथ उनको घुसने नहीं दिया जाता, उनसे मारपीट की जाती है। आज अब ये सब चीज़ें नहीं होती। कहाँ आप बेकार की बात लेकर बैठ गए हैं? अब कहाँ दलितों अनुसूचितों के साथ ऐसा व्यवहार होता? कहीं नहीं, बेकार की बात है। लेकिन ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही। मुझे लगता है 4-5 दिन ही हुए हैं उन सज्जन को ये बातें कहते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से वो तस्वीरें स्क्रीन पर लाई जाएं। तो एक पहली तस्वीर ये बच्ची की है सुल्तानपुर की, जहां उसे जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया गया। बहुत ही दर्दनाक इस बच्ची के मानस पटल पर क्या असर पड़ा होगा। दूसरी तस्वीर कानपुर की है, वहां पर मंदिर में जाने पर एक दलित युवक का हाथ तोड़ दिया दबंगों ने, इस बात को लेकर कि तुम घुस कैसे गए। ये स्थिति, ये परिस्थिति है। तीसरी तस्वीर पूर्वी दिल्ली की है, जहां एक मुस्लिम युवक मंदिर से प्रसाद लेने चला गया। उसने प्रसाद उठाकर खा लिया। फिर क्या था, उन्मादियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, खुद को तथाकथित सनातनी कहने वाले लोगों ने उस युवक को पीट कर मार डाला, लिंचिंग कर दी उसकी। और चौथी तस्वीर भिधूड़ी की है। ये हमारे माननीय हैं। ये खुलेआम इस देश के अल्पसंख्यकों, उन लोगों को खुलेआम संसद में गरियाते रहे, अपमानित करते रहे। मुल्ला, उग्रवादी, सारे मुसलमानों को उग्रवादी इन्होंने कह दिया। और उसके बाद आज इनको केवल और केवल ये राजनीतिक रूप से ज्वलनशील हैं, पार्टी के लिए फायदेमंद हैं, इसलिए जो बड़ा सेंसिटिव इलाका है राजस्थान का टोंक, वहाँ का इनको प्रभारी बनाया गया है। ये चारों तस्वीरें आपने देखी। अब बारी बारी से जरा सुनिए ये दर्द। हम लोगों को सर बार बार रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती, वैसे तुम लोगों की जात है। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली की कीड़े जैसे तुम्हारी जात ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। सर जी बोलते हैं कि तुम लोग कुत्ती हो, कुत्ता हो। क्या कहते हैं कि हमारे घर के स्थित क्या कहते हैं, एक महादेव पातालेश्वर बाबा का मंदिर है।
तो वहीं हम मंदिर के पास बैठे थे। तो हमारे गांव के निवासी मोनू पाल और सोनू पाल और उनके पिता जीवन लाल थे और उनके साथ एक दो व्यक्ति अज्ञात थे, जिन्होंने हमें आकर माँ बहन की गालियाँ बकी और क्या कहते हैं कि हमसे बोले आलिया छूत कहीं के, तू मंदिर के पास क्यों बैठा है, तेरे यहाँ मंदिर पे बैठने से मंदिर अपवित्र हो गया है, तो हम घर जा, क्या कहते हैं मंदिर को धुलवाना पड़ेगा, इसके लिए 10,000 रुपये लेके आ। तो हमने बोला मंदिर तो सबके लिए एक है। ये कहने पर उन्होंने हमें बहुत मारा लाठी डंडों से। प्रसाद खाने गया हो या कुछ भी उठा लिया, ये सोच चाहा उन्होंने, अगर ये मुसलमान है और ये बरसात से उठा लिया तो इस वजह से मारा हो। बच्चों ने जाके 4-4:30 बजे बतलाया, फिर मैंने थैली वेली बंद करी। 6:30 बजे जब यहाँ आया, यहाँ आके देखा तो सांस नहीं बिल्कुल। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें बेहद दर्दनाक है, पीड़ादायक हैं। दो बयान भी आपको सुनाते हैं जो ठाकुर के कुएं को लेकर एक राजनीति, बिल्कुल बवंडर मचा हुआ है। कविता है लेकिन सियासी टक्कर है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या गांव, देश, शहर। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में, एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे। बेटा तो बेटा, बाप रे बाप, वो भी आपको हम नहीं सुनवा पाएंगे। इनके पिताजी की वो तो और 10 कदम आगे निकल गए। अभी हाल में ही वो जेल से छूटे हैं, पैरोल पर हैं, सरकार की कृपा से छूटे हैं। गोपालगंज के डीएम को जिंदा जला दिया था, उसी में सजा याफ्ता रहे हैं आनंद मोहन सिंह, पूर्व सांसद। अब वो आपकी स्क्रीन पर वो मूल कविता लिखने वाले जो कवि हैं, नीली शर्ट में, वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसे पढ़ने वाले मनोज झा। ये तस्वीर, ये कविता भी आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन असली भारत, नकली भारत, राजनीति, बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकल कर आएँ। चूँकि बिहार में राजनीति जाति गुणागणित पर बहुत डिपेंड है, यूपी बिहार, और अब तो लगभग बिना जाति के राजनीति हो नहीं रही है। भले ही बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग ये कहें कि वो जाति राजनीति नहीं करते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये जो अपर कास्ट को लेकर जो दो जातियां हैं, ठाकुर और ब्राह्मण, क्या ये वास्तव में आरजेडी की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है? क्या है मसला, क्या है? लेकिन राजनीति तो है। कभी मंडल बनाम कमंडल की झलक दिखती है। लेकिन आज हम वास्तव में हमने एक रेफरेंस के तौर पर बिहार की जो ठाकुर के कुएं वाली राजनीति को लिया है। पूरा देश का मीडिया इसी पर टूट पड़ा है, और मुझे लगता है ये एजेंडा भी सेट करने को कहा गया होगा कि भाई कुछ एजेंडा सेट करो, कहते हैं लोग, कराते हैं ये। लेकिन हमारा जो मूल आज का विषय है वो ये भी है कि अपने आप में जो परिस्थितियाँ हैं वो वास्तव में जो मोहब्बत की तस्वीरें हैं, समीम कुरैशी और पुजारी जी जैसे लोगों को इस देश में बढ़ावा मिलना चाहिए, या रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को इस देश में बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति की डिमांड तो ऐसे ही लोग हैं। पप्पू यादव वहाँ के बड़े नेता है, आरजेडी में पहले रहे हैं, जाप के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक ट्वीट कहा कि भाई इसमें ठाकुर के लिए गाली कहाँ है? खेत खलिहान कुआं ठाकुर का होना गाली कैसे बन गया? ये अपमान कैसे? पप्पू यादव ने ये सवाल उठाया।
मंथन में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। लोटन राम निषाद सामाजिक चिंतक हैं, पिछड़े दलितों शोषितों के लिए काम करते हैं। और अक्षय आर्या साहब हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और तीसरे एक और मेहमान देवेंद्र रावत साहब वीएचपी से ताल्लुक़ रखते हैं, अध्यक्ष हैं वीएचपी मध्य भारत के, भोपाल से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। वास्तव में ये स्थितियां परिस्थितियां बड़ी अजीब सी हो गई हैं। अक्षय आर्या साहब से मंथन की शुरुआत कर रहा हूँ। आर्या जी, इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में प्रसाद खालिया मंदिर से लिंचिंग हो गई, मार दिया। रमेश बिधूड़ी साहब खुलेआम आतंकवादी उग्रवादी कहते हैं मुसलमानों को, उनको वहीं पर लगाया गया जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। टॉक में पार्टी का निर्णय आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा किया गया। उनको दंडित नहीं, उनको इनाम दिया गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मंदिर में बैठने पर हाथ तोड़ दिया। पाठशाला में छात्राओं को कहा कि भाई तुम नीच जाति की हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। कहाँ अभी सब तो वही है जो सैकड़ों साल पहले था, सब कुछ विद्यमान है। और क्या ये आज की राजनीतिक जरूरत है क्या कि जितने न्यूसेंस वैल्यू वाले, जितने लोग समाज विरोधी बातें करने वाले लोग, क्या राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं क्या? अक्षय आर्या जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा ही सटीक सवाल किया है। ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी ये सारी बातें काफी निंदाजनक बातें हैं। रमेश विधूड़ी जी की जहां तक बात है, तो विधूड़ी जी के बयान को पार्टी ने उसी समय राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी इसको लेकर के गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और पार्टी के बड़े नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने भी इसका खंडन किया कि ये बातें कहीं से उचित नहीं है। देश को तोड़ने वाली जो भी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसका जो है उत्साहवर्धन नहीं कर सकता है। जो भी घटनाएं हो रही है, जिन सारी घटनाओं का जिक्र आपने किया और जो उदाहरण आपने दिया, ये निश्चित रूप से आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये घटनाएं हो रही हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो आज के नेता और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, ये दोनों है। जहां तक बिहार की बात है, इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। मनोज झा जी ने एक कविता का उल्लेख किया संसद भवन में, और उस कविता को लेकर के चेतनानंद या उनके पिताश्री चढ़ बैठे कि भाई ठाकुर, इसमें ठाकुर को कहाँ किसी एक जाति के बारे में बोला गया और आप जाति के हिमायती कैसे हो गए। सिर्फ एक कविता, उसका जो है एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने बोला कि किस तरह से गरीबों, और ये कविता लिखी भी गई है बहुत साल पहले, 1980 में लिखी गई है। और वास्तव में वहां तो कर्पूरी ठाकुर से लेकर सीपी ठाकुर तक तमाम वो ठाकुर उपनाम वाले नेता हुए हैं। और मनोज झा ने खुद कहा कि वो ठाकुर मेरे अंदर भी है, वो ठाकुर संसद में भी है, वो ठाकुर राजनीतिक पार्टियों में भी है। उनका जो कहने का तात्पर्य था कि वो सामंतवादी व्यवस्था का पोषक वो ठाकुर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने, मनोज झा जी ने, जहां तक मुझे लगता है, उन्होंने सिर्फ एक उदाहरण स्वरूप ठाकुर शब्द को रखा, उस कविता का उल्लेख किया। ये देखिए, जाति, यहाँ इतना ज्यादा जाति का जो है वर्चस्व हो गया है बिहार यूपी की राजनीति में। आप अभी दिखा रहे थे कि एक बच्ची को जिस तरीके से बोला जा रहा था, वैसे अपराधियों को मनोबल उनका शिक्षक हैं आर्या साहब, वो शिक्षक हैं। शर्म की बात यह है कि शिक्षक हैं जिन पर समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी, वो शिक्षक हैं। एक तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से, और दूसरी बात है कि ये शिक्षक ही नहीं, जहां कहीं भी अगर ऐसे लोग हैं और ये बोलते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसे नेता जो कि जातिवादी, जाति को लेकर के आ जाते हैं। अरे मनोज झा जी ने गरीब को लेकर के कहा कि भाई ठाकुरों के पास वो, अरे साहब एक स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं आपसे, बहुत, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, कि वास्तव में ये जो आरजेडी के अंदर अगड़े गुटों में ब्राह्मण ठाकुर की जो लड़ाई छेड़ दी गई, क्या ये
जो विपक्षी महागठबंधन है, आरजेडी है या जेडीयू है, क्या उनकी ये सोची समझी रणनीति है? क्योंकि जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने भी कहा कि मैं भी छतरी हूं, उखाड़ फेंकूंगा, इस तरह की बातें वो भी कर रहे हैं। तो क्या ये वास्तव में जो आंतरिक कोई ऐसा है क्या कि जो महिला आरक्षण को लेकर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया है, उसकी वजह से ये उसका कहीं कुछ गुणागणित है मंडल बनाम कमंडल का, इस तरह है कुछ? क्या बहुत बहुत संक्षिप्त में। जी, ये एक्चुअली ऐसा हो गया है। अभी अब चुनाव आने वाला है और सभी वोट बैंक तो किन्हीं के पास जनाधार तो है नहीं कि वो अपने कार्यों को दिखा करके लोगों के पास जा सके। तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा रास्ता क्या है कि लोगों को जातियों में उलझाओ, बस यही बात है। और जहां तक चेतन आनंद या फिर मनोज झा की बात है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के अंदर की बात है, अंदरूनी बात है। लालू यादव ने तो आज अभी बयान दिया है कि चेतन आनंद मंदबुद्धि है, उसे कोई समझ नहीं है उस बालक को। और मनोज झा जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उन्होंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा। तो ये राजद के अंदर की बात है। लेकिन जिस चीज का उल्लेख आपने किया कि ये नेता चाहे राजद के हो या जदयू के हो या किसी अन्य दल के हो, ये सिर्फ सोची समझी रणनीति के तहत ही ये जातियों को लेकर के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर उनको जाना है लोगों के पास। तो लोगों को किस प्रकार से किस बिना पर वोट मांगे? तो जाति, अपना जाति दिखा कर कि भाई हम अपनी जाति के हैं, आपके शुभचिंतक हैं, हमें वोट करिए, बस यही है मिला जुला कर। जी, मैं रोकूंगा आपको। मैं एक ब्रेक के लिए मुझे जाना है और जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो इस चर्चा के जो बाकी पहलू हैं, हमारे साथ और भी बड़े विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, उनसे इसको आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। ब्रेक से वापस आ गए हैं और वास्तव में जो तस्वीरें हैं, काशी की समीम कुरैशी की तस्वीर और उज्जैन की वो बच्ची को बचाने वाले, एक तरीके से उसको प्राण रक्षा करने वाले पुजारी, ये क्यों इस देश के आइकॉन नहीं बनते? ये क्यों इस देश के प्रतिमान नहीं बनते? ऐसे लोग क्यों बनते हैं जो किसी को प्रसाद खाने पर पीट देते हैं, किसी दलित बच्ची को जात सूचक शब्द कह के उसका दिल दुखाते हैं, हाथ तोड़ देते हैं किसी दलित युवक का, और पूरे अल्पसंख्यक समाज को भड़वा, मुल्ला, उग्रवादी कहते हैं? ऐसे लोग क्यों आइकॉन बने हुए? क्या ऐसी राजनीति में क्या इतना जहर घोल दिया गया है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी, मध्य भारत के अध्यक्ष हैं देवेंद्र रावत साहब जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं के पास जाऊंगा सीधे, चूंकि विश्व हिंदू परिषद और संघ दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए बहुत काम करता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी जानकारी है। पिछले दिनों राजेंद्र प्रताप सिंह साहब मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े थे, संघ विचारक के रूप में, पूर्व प्रचारक हैं। वो कह रहे थे कि दुर्गेंद्र जी अभी बताइए 10-20-50 सालों में किस मंदिर में किसको दलित को घुसने पर रोक लगी, कहाँ किस विद्यालय में दलितों के साथ ऐसा व्यवहार होता, कहाँ छुआछूत होती। और 4-5 दिन ही हुए हैं, 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से ही हमने जनता की नज़र कर दी, आपकी नज़र कर दी। रावत साहब, वास्तव में क्या राजनीति या समाज, मैं आपसे कहूँगा कि राजनीति तो आप कहोगे मेरा संगठन राजनीतिक है नहीं, मैं क्यों जवाब दूँ? मैं समाज की बात करता हूँ। राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण का काम आप लोग करते हैं, ऐसा आप लोग कहते हैं। इतनी जहरीला कैसे वातावरण हो गया? क्या इसके पीछे वोट नहीं कारण है? क्या राजनीति को इस विकृत रूप में पेश करने के लिए कि एक व्यक्ति अगर पूरे समाज को उग्रवादी कह रहा, भड़वा कह रहा, तो उसको आप, उसी व्यक्ति को आप उस इलाके में लगाएंगे जहां ज्यादा पेट्रोल डाला जा सके? राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है क्या रावत साहब इसके लिए? इससे मैं इतना ही कहूंगा कि मैं विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ का प्रांत का प्रमुख हूँ। ये विषय राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को तय करना है, और राजनीतिक क्षेत्र में आप यदि विधुड़ी जी की बात कर रहे हैं तो जो मोदी जी का सरकलम करने वाली बात कर रहे थे, उन लोगों की क्यों चर्चा नहीं करते हैं आप? नहीं, हम बहुत करते हैं, लेकिन इसको ये कह के जस्टिफाई नहीं किया था। अगर उन्होंने घृणित काम किया है तो इन्होंने महाघृणित काम किया है। जब उस वक्त
अब बस दिक्कत यही है रावत साहब, दिक्कत यही है। आप कहेंगे मैं राजनीतिक बात भी नहीं करूंगा, बात भी आप राजनीतिक करेंगे। मैं आपसे एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते बात कर रहा हूं। मोदी जी का सर कलम करना या मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के, उन्हें अपमानित करना भी बहुत घोर निंदनीय है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, जनरलाइज मत करिए। जब मोदी जी पर कोई टिप्पणी करता है मैं उतने ही वेग के साथ में आक्रमण करता हूं, और अगर किसी समाज, किसी उसमें वैमनस्यता कोई फैलाने की कोशिश करेगा तो मैं भी उतनी ही तेजी से आक्रमण करूंगा। हम इस कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से सामाजिक भेदभाव की बात करता है हम उसकी निंदा करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हमारे यहाँ कोई भेदभाव ऊंच नीच की बात नहीं है। ये सब एक मुगल काल के दौर से इस प्रकार की प्रथाएं आई हैं, और हमारे यहाँ आज भी कोई न किसी की जात, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, न किसी का प्रांत पूछ करके कार्य। हमारे यहाँ जब भोजन की व्यवस्था होती है तो एक तरफ से जो है हर क्षेत्र के, जो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, परोस व्यवस्था करता है, और एक साथ बैठ करके, चाहे नीचे के हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे ऊपर के हमारे अधिकारी, एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। इसलिए हम समग्र हिंदू समाज हमारा है, हम ये मानते हैं। और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में जब कोई मुसलमान यदि किसी भी हिंदू समाज के बारे में टिप्पणी करता है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। ना 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 ना, गलत गलत गलत। रावत साहब जनरलाइज मत करिए, मैं वो पत्रकार नहीं हूं। अगर हिंदू समाज या किसी भी समाज के खिलाफ मैं कतई अलाउ नहीं करूंगा। आप मेरे साथ पहली बार हैं। मैं आप उठाकर मेरा यूट्यूब चैनल देख लीजिए, सारी डिबेट मैं सावधान 22 पसेरी तोलता हूं। जो गलत है वो गलत है, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। मैं किसी का दिया नहीं खाता हूं, मैं अपनी मेहनत का खाता हूं, जैसे आप खाते हैं। नहीं, ये इसी तरह से हिंदू समाज के बारे में बात करता हूं मैं, हिंदू समाज की। क्या वो तस्वीर हमने नहीं दिखाई? शायद आप देर से जुड़े होंगे। मैंने वो तस्वीर नहीं दिखाई कि क्या उस उज्जैन के पुजारी ने उस बच्ची से पूछा क्या कि बेटी तेरी जात क्या है, जो तेरे साथ गैंग रेप हुआ है? उस पुजारी ने नहीं पूछा। मैंने उसे देवदूत कहा इसी कार्यक्रम में, श्रीमान जी। और मैंने उस मुस्लिम कुरैशी की भी प्रशंसा की जिसने काशी में वो जो करंट में फंसी हुई, पानी के करंट में फंसी हुई 7 साल की बच्ची से भी उसने जाति और धर्म नहीं पूछा। अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बार करंट भी उस व्यक्ति को लगा। वो टोपी पहने हुए नवाजी है। बहुत सारी लोगों की नजर में वो व्यक्ति राष्ट्रद्रोही भी हो सकता है, क्योंकि हर मुसलमान अब राष्ट्रद्रोही नजर आता है लोगों को। ऐसा नहीं है। जितना अगर वो फरिश्ता है तो वो देवदूत है। इसी कार्यक्रम के प्रारंभ में भूमिका में मैंने कहा है, और मैंने कहा कि ऐसे लोग क्यों नहीं इस देश के आइकॉन बनते हैं, प्रेरणा स्रोत बनते हैं, आदर्श बनते हैं? ऐसे लोग क्यों बनते हैं जो किसी दलित को मंदिर में जाने के बाद उसका हाथ तोड़ देते हैं? एक बच्ची जो अनुसूचित वर्ग की है, टीचर कहता है तुम लोग नीच हो, तुम लोग इसी काम के लिए हो। और एक मंदिर में पूर्वी दिल्ली में अगर प्रसाद उठाकर मुसलमान खा लेता है उसको लिंच कर देते हैं। और थोड़े दिन पहले यह कहा जा रहा है कि वहां एक हिंदू की भी हत्या हुई थी। तो मतलब खून का बदला खून। कहां ले जा रहे हैं इस देश को? आपका तो जिम्मेदारी समाज निर्माण की, संघ की जिम्मेदारी समाज निर्माण की। कौन सा समाज बन रहा है भाई रावत साहब? आप लोग चिंतित नहीं है क्या? मैं आपको चिंता जरा थोड़ा और बढ़ाना चाह रहा हूं। बढ़ाइए। आप नोट कर लीजिए तलैया थाने में एक नाबालिग बच्ची आज भी जो है उसके साथ में गैंग रेप हुआ है। तलैया थाना में आप देख लीजिए। उसकी बड़ी बहन को ड्रग एडिट करके एक मुसलमान लेकर के भाग गया है, और वो उसकी माँ और उसके जो है मामा अपाहिज हैं। कहीं आपकी नजर क्यों नहीं जाती इन पर? जा रही है। कहां जा रही है? जा रही, बिल्कुल जा रही है। आप बता रहे हैं ना। मैं आपको कहने का मौका दे रहा हूं। मैं आपका मुंह नहीं पकड़ रहा हूं। आप बोलिए। जब भी कोई मुसलमान, आप केवल मुसलमान को ही क्यों देखते? क्या लड़की लेकर सिर्फ मुसलमान भागता है? हिंदू नहीं भागता क्या राव साहब? किसी दलित समाज की लड़की के साथ में जो है व्यभिचार करेगा, उसको लेके भागेगा, तब आप खबर नहीं बनाते हैं। विषयों की भी हम निंदा करते हैं। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। विषयों को कब उठाएंगे रावत साहब? मैंने पूछा आपसे कि कौन सा समाज बन रहा है, तो आप तो खुद ही
वो बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ समाज जहरीला है, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी समाज का निर्माण की। संघ समाज का निर्माण करता है। बीएचपी में भी संघ से लोग आते हैं बहुत सारे, आपको पता ही है, सारे लोग संघ से आते हैं। आपको मैं क्या बताऊं, आप तो बड़े विद्वान और पुराने व्यक्ति हैं। गुणगान करें क्या? हम देशद्रोह गुणगान नहीं कर सकते। हाँ, आपकी यदि इस तरफ पत्रकारिता का ध्यान जाए तो आप जरा इन विषयों को उठाइए। लव जिहाद के कितने केस हैं, कितने केसों पर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं? कितने केसों उन माँ बापों को पूछो जो मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ में क्या क्या कुकृत्य नहीं हो रहा है, उस पर चुप देवदासी प्रथा नहीं, कोई चुप नहीं रहता। आपसे मेरा निवेदन है। लोटन राम जी, मैं आऊंगा आपके पास। लोटन राम जी है क्या? लोटन राम जी, मैं आता हूँ। अभी कहाँ पर है देवदासी प्रथा? रावत साहब मेरा निवेदन है। रावत साहब, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अभी अपने असाइनमेंट से आपका नंबर लूंगा। आप मुझे जो भी आपकी जानकारी है, मैं कोई नारद तो हूं नहीं। मैं कहते हैं पत्रकार नारद का वंशज, लेकिन मैं नारद नहीं हूं। अगर कोई आप जानकारी देंगे और आपको वो स्क्रीन पर ना दिखे खबर के रूप में, आप मेरा गला पकड़ लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। थाने का उसमें जो है नाबालिग बच्चियां जो है ड्रग एडिक्ट हो रही हैं और सब सुने षड्यंत्र हो रहा है। मैं आपसे तथ्यों के साथ में इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद, रावत साहब निवेदन मेरा, इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, करोड़ों दर्शकों को साक्षी मान के कह रहा हूं, और इसलिए नहीं कि कोई आपने कोई प्रश्न किया तो मैं उसकी वजह से कह रहा हूं। ये मेरा धर्म है, मेरा ये धर्म है, यही धर्म है। वो ये धर्म नहीं है एक दूसरे को मारना काटना, ये धर्म नहीं। जो आप निभा रहे हो समाज सेवा, वो धर्म है। जो मैं निभा रहा हूं वो धर्म है। मैं आपसे लूंगा डिटेल और आपको इसी स्क्रीन पर वो स्टोरी दिखेगी। मैं दावा करता हूं, इस बात का मैं वादा करता हूं। मैं लोटन राम निषाद साहब के पास आ रहा हूं। लोटन राम निषाद साहब, ये जो तस्वीरें हैं दलितों को लेकर, हमने एक तरफ सवाल उठाया। लोटन राम जी जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। एक तरफ हमने सवाल उठाया कि भाई मंदिर में अगर कोई बैठ जाता दलित, उसका हाथ तोड़ देते हैं। बच्ची उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का मसला, वो कह रहे तुम लोग नीच हो, इसी कर्म के लिए बने हो, रो पड़ी हैं आंसू भल भल। अनुसूचित जाति की बच्ची है, जाटो समाज की बच्ची है, उसका परिवार आहत है। छोटी सी बच्ची के मानस पटल पर क्या होगा? ये दो तस्वीरें हैं, विधुड़ी और दिल्ली की तस्वीर वो ही है आपके सामने, और दो तस्वीरें काशी और उज्जैन की हैं। ऐसे लोग हमारे आदर्श क्यों नहीं बनते? कुरैशी और पुजारी जैसे आदर्श क्यों नहीं बनते, जो समाज को लेकर अपना धर्म निभाते हैं, सही मायने में समाज सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम समाज सेवक हैं, हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, हम देश निर्माण कर रहे हैं, लेकिन असली तो देश का निर्माण यही लोग कर रहे हैं, कुरैशी और पुजारी जैसे लोग। और जैसा कि अभी रावत साहब कह रहे हैं कि भाई दलित बच्चियों के साथ होता तो आप लोग नहीं बोलते हैं, वो इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं कि जो दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, बच्ची को अनुसूचित जाति के लिए कहा गया, क्या ऐसे हालात है क्या? आप तो दलितों, शोषितों और ओबीसी के लिए काम करते हैं। और बहुत संक्षिप्त में और बहुत क्रक्स बोलिएगा, और मेरे शो में कोई ऐसी वैसी बात मत करिएगा जो मुझे आहत करे और दर्शकों को आहत करे, कृपा करके, मैं निवेदन है। लोटन राम जी। आदरणीय चौहान साहब जी, कथनी और करनी में ऐसे भाइयों के अंतर दिखाई देता है। केवल इनको एक तरफा नहीं देखना चाहिए, दोनों नजर से देखना चाहिए। अभी तमाम घटनाएं आ रही हैं मध्य प्रदेश की। कल की मैं घटना बता रहा हूं, मैं वहीं से आ रहा हूं, रास्ते में हूं। कल जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही विश्व हिंदू परिषद के लोग जो अपने को कहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कहते हैं, एक दलित के साथ इतनी बदतमीजी हुई है, उसको जो है कि मूत्र पिलाया गया है। वो पहले वाली घटना मैं नहीं बता रहा हूँ, शुक्ला जी वाली घटना, अभी ये कल की जीवंत घटना दतिया जिले की है। तो आज हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति है, जिस तरह के बारे में तो बोल लो थोड़ा सा। कुरैशी जी ने मानवता का प्रदर्शन किया है, और उज्जैन में जिस हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है 12 वर्ष की लड़की के साथ, ये हमारे भारतीय संस्कृति को कलंकित करने वाला कारनामा है। और पुजारी ने जिसको बहुत सारे लोग टारगेट पे रखते हैं कि पुजारी भगवाधारी, उसी आदमी ने उसी भगवे से उसकी इज्जत को ढका। पुजारी ने, उसने भी अपना कर्तव्य निभाया, उन पुजारी ने, नमन है उन्हें। वह घटना जो उज्जैन की है उसमें हिंदू दोषी मिलेंगे, मुसलमान नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी कुछ नजरिया अपना लगाते हैं।
अभी बस्ती में आपने देखा कहाँ होगा। से आया नजरिया? हम कहाँ से आया नजरिया में? ये राष्ट्रवाद के कारण आया है, भारतीयता के कारण आया है, भारतीय संस्कृति के कारण आया है। क्या नहीं, मैं आ रहा हूँ, आर्या जी आ रहा हूँ, मैं आर्या जी आ रहा हूँ, मैं मौका दूंगा, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया और रावत साहब भी बोले, अब लोटन राम को बोलने दिए, फिर मैं आगा साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए लोटन राम जी, कंप्लीट करिए। अभी जितनी घटना है स्नेहा चौरसिया के साथ जो घटना हुई गाजियाबाद में, क्या किसी मुसलमान ने किया था उस छात्रा के साथ? क्या लखनऊ में जो है, दिल्ली में जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना? 20 टुकड़े काट के फेंक दिए हुआ, किसी मुसलमान ने नहीं किया। सालू निषाद के, सालू यादव के साथ, अरे मुसलमानों के बारे में घटना भी तो बताओ जरा। वह किसी मुसलमान ने नहीं किया। अभी मुसलमानों ने घटना की उसके बारे में बताओ भाई। ब्राह्मण बेटी के साथ हुआ, वह किसी मुसलमान ने नहीं किया, हिंदू समाज का व्यक्ति। लोटन राम जी, मेरे प्रश्न पर आइए, उलझाइए मत, हिंदू मुस्लिम में उलझाइए मत आप लोग। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं बिल्कुल नफरत करता हूं हिंदू मुस्लिम का, जो ये राग लोग छेड़ते हैं, मैं नफरत करता हूं इस राग से, मुझे नहीं चाहिए। मैं मूल विषय पूछ रहा हूं कि क्या दलितों, शोषितों, पीड़ितों की हालत आज भी ऐसी है क्या? और ये इसके लिए क्या राजनीति जिम्मेदार है क्या? मेरे दो सवाल हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आगा साहब के पास जाऊंगा। आगा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, कृपया बीच में मत बोलिए। ले सकता है इस प्रकार की घटनाओं पे जो हिंदू समाज में विकृति पैदा किया, आप जैसे लोगों ने ही कराया। अरे आप जिम्मेदार हो, दूसरे लोगों की सुपारी लेकर हिंदू समाज को बदनाम करते हो। स्त्री शूद्रोनाधियताम की व्यवस्था किसने लागू किया? 100 बरस का तथाकथित ब्राह्मण के पुत्र को। आज की बात करो, इस व्यवस्था को मानेंगे यार? संविधान कब से शुरू हुआ उसकी बात करो। अच्छा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? संविधान के बाद में नहीं है। आप जो पुरानी बातों को जो उखाड़ के हिंदू समाज में भेद पैदा करके बंद कर दो। आदरणीय रावत साहब, मैं भारतीय संविधान लागू होने के बाद पैदा हुआ हूँ 1971 में, और मैं प्राइमरी में गाली सुना हूँ। जो आप लोग कहते हैं संघ की बात करते हैं, अरे 71 की बात क्यों कर रहे हैं लोटन राम जी? मैंने अभी तस्वीर दिखाई, बयान सुनाया है, अभी कल की बात है। 71 तो छोड़ दीजिए भाई, दलित बच्ची से टीचर कह रहा तुम नीच हो, तुम लोगों का यही हश्र है। 71 क्यों जा रहे हैं भाई? क्या आप सारे हिंदू समाज की घटना, मुसलमान जो रोज इस प्रकार की लव जिहाद कर रहा है, धर्मांतरण का, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण नहीं दे रहे उसका आप। के लिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। मैं आगा यूनिस साहब इंजीनियर हैं और हमारे साथ जुड़े। आगा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, दोनों लोग शांत हो जाइए कृपया। आगा साहब, इन जो परिस्थितियां, स्थितियां हैं, क्या राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? आप भी हैं उस दल में, कांग्रेस के नेता हैं आप। इस देश के अंदर घृणा और नफरत की राजनीति और राजनीतिक पार्टी भाजपा। कृपया अपना माइक अपने करीब कर लें, चूंकि दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आगा साहब। अच्छा, अब आ रही आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। जी, देश में नफरत और घृणा की राजनीति परोसने वाली भाजपा और भाजपा के अनुयायी पार्टी, जो उनके दल, सेना और तमाम गठबंधन, जिसके विश्व हिंदू परिषद जिसको बोल रहे हैं आप, आपके लोग कोई कभी पथराव नहीं करते, आप जने नहीं करते। रावत साहब अभी वहां पर तो बोलने दीजिए, यात्रा पर पथराव करने वाले हिंदू समाज मुस्लिम समाज के लोग थे। नफरती गाली देना आपका काम है, उनको दंड मिलता है, सरकारें उनका घर गिरा देती है, चिंता मत करो। नहीं है। कितने लोगों के घर गिराए हैं उत्तर प्रदेश में? सैकड़ों घर गिरे होंगे, और अभी लखनऊ में कितने घर गिरे पता है? यात्रा नहीं निकाल सकते हम, जो अपराधी थे, जो अपराधी थे, डाइवर्ट मत करिए। रावत साहब, आगा साहब को बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। कृपा करके मेरा निवेदन बीच मत रोकिए। मैंने आपको नहीं टोका, इन लोगों ने नहीं टोका, इनको सुनिए पहले, फिर जवाब दीजिएगा ना, पूरा मौका मिलेगा आपको। बोलिए आगा साहब। छाप गुंडा और एक मवाली व्यक्ति, एक लोफर, एक लफंगा व्यक्ति भी ऐसी बातें नहीं कर सकता जो दे भाजपा का एक सांसद, जिसने खुलेआम सांप्रदायिक गाली, उसने कोई इमरान हाशमी ने क्या करा था जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया, इस्तेमाल किया। उसने देश की लोकतंत्र के मंदिर, लोकतंत्र का मरकज के अंदर बैठकर, उस नए बिल्डिंग में बैठकर उसने सांप्रदायिक गाली, हेट स्पीच दिया और ये बताया कि भाजपा ओवैसी क्या करता है। नहीं थी ये, उस एमपी के मुंह से आवाज निकल रही थी, लेकिन ये आवाज थी वह भाजपा की, ये आवाज थी आरएसएस की, ये आवाज थी विश्व हिंदू परिषद की। इनका अरे आपने जिसको उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया उसको बताओ आप, वो क्या बोलता है? वो क्या बात करोगे? आपके पास रखा है कि कितने लड़कियों को कौन मुस्लिम लेके भाग गया, कौन हिंदू लेके भाग गया? फर्जी बातें करते हो।
अरे आप फर्जी बात करते हो, आप प्रोटेक्ट करते हो उनको। आपने जो है बर्बाद कर दिया इस पूरी हिंदू संस्कृति को। खाली देश की जनता किनारे फेंकने वाली है। आज देश चिंता मत करो, आपको किनारे करें और किनारे करेगी। आप बोलते रहिए, सब करते रहिए, हिंदू समाज पर आक्रमण करते रहिए। आप रावत साहब, आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बात कर रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आपको किनारे करूंगा, इनको किनारे करूंगा ना। आप संवैधानिक दायरे में रह कोई बात करिए, बिल्कुल नहीं। ये जहरीला सांसद बिल्कुल नहीं। कब निकलेगा संसद में से, ये बताए भाजपा या आरएसएस बताए। ये हिंदू परिषद, ठीक है, आगा साहब रुकिए, आगा साहब रुकिए, आगा साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, रावत साहब आपको रोक रहा हूँ। एक छोटी सी टिप्पणी बीजेपी के नेता आर्य साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, चूंकि मेरे पास अब 1.5 मिनट का वक्त है, मैं अभी 2 लोगों का और लेना है। आर्य साहब 1.5 मिनट की टिप्पणी, बस 40 सेकेंड। आर्य साहब 40 सेकेंड। दुर्गेंद्र भाई, यहाँ जो भी बातें हो रही हैं बड़ा ही रेडिकलिज्म की जो पराकाष्ठा है उस तरफ जा रही है। आखिर संसद भवन में या फिर निषाद साहब जो भी बात कर रहे हैं, ये कहीं से आपका जो डिबेट का जो शुरुआत था, इसमें कहीं से ये बातें मुझे नहीं लगता है कि कहीं से फिट बैठती है। जहां तक विदुरी जी की बात है तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज जता दिया है। और दूसरी बात सुना जाए, आप सीधा सी कह रही, आगा साहब शांत हो जाइए, आप वरिष्ठ व्यक्ति, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए भाई, आप बोले दीजिए उनको ना। मुझे चिल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है। यही कांग्रेस, यही वास्तविक कांग्रेस है। पार्टी है वो सिर्फ विकास की बात करती है, और ये रेडिकल ये जो बात कर रहे हैं कोई भरोसा नहीं है, हम लोग इस चीज को तरजीह नहीं देते हैं। और जहाँ तक निषाद साहब की बातें हैं, तो ये जो भी उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण अलग तरीके से दूसरे पक्ष से उदाहरण है, कई सारे हैं, ये चुन कर उदाहरण दे रहा है। आज शहीद भगत सिंह को फांसी हुई, आज तुमने शहीद भगत सिंह के भी खिलाफ आरएसएस के लोगों ने काम किया, तुम बताओ। बोलते हो, ठीक है, आगा साहब शांत रहिए। लोटन राम जी एक छोटी सी टिप्पणी, लोटन राम जी छोटी सी टिप्पणी, वो कह रहे हैं कि भाई आप केवल गिन कर आप हिंदुओं वाला ही आप दिखा रहे हैं, आप दूसरा पक्ष नहीं देखते कि हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार होता, आप खाली मुसलमानों के पक्ष में खड़े हैं, आप सामाजिक चिंतक हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के हितैषी ही वो कह रहे हैं, रावत भी कह रहे हैं और आर्या भी कह रहे हैं। लोटन राम, आपको पता है कि इस देश की आत्मीयता, शहीद भगत सिंह को जो फांसी दी जा रही थी तो उस वक्त जस्टिस थे वहां सैयद आगा हैदर, उन पे अंग्रेजों ने दबाव बनाया, फांसी देने से। आप शांत हो जाइए भाई। लोटन राम जी एक छोटी सी टिप्पणी। लोटन राम जी, आगा साहब शांत रहिए, आगा साहब शांत रहिए, आगा साहब शांत रहिए। बोलिए लोटन राम जी, बोलिए एक छोटी सी टिप्पणी कि वास्तव में आप एक ही पक्ष की बात क्यों करते हैं भाई। लोटन राम जी, और घुटनियों पर चलो, क्योंकि देश तुमको पहचान चुका है और देश। लोटन राम निषाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? लोटन राम जी, और लोटन राम जी की मुझे लगता है ये भी हिंदू परिषद वालों को, ये जो बैठे हुए हैं, ये भाई साहब सिर्फ नफरत बैठे हैं। रावत जी एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी करा दिल्ली में। रावत जी, नफरत है। अरे कठुआ में 6 साल की बच्ची का क्या हुआ, तुम एग्जाम्पल बताते हो, तुम्हारे पास आंकड़ा है एनसीआरबी का। बहुत दुखद और दर्दनाक है। ऐसे बहस नहीं होती, ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसे देश नहीं चलते, गलत बात है। काश्मीरी पंडितों के हत्यारे हो, जो अच्छा और बुरा व्यक्ति होता है, कोई भी मदद ताल्लुक होता है उसका, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तुम जैसे लोग। पंडितों को अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। रावत साहब आपका शुक्रिया, आगा साहब आपका शुक्रिया, देवेंद्र रावत आपका भी बहुत शुक्रिया, आचार्य आपका शुक्रिया, लोटन राम निषाद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर शहीद भगत सिंह की आज जन्म जयंती है। अभी मैं सुन रहा था बहुत सारे नेता भगत सिंह का नाम लेकर अपने कोट कर रहे थे। क्या भगत सिंह ने इसी तरीके की भारत की कल्पना की थी? क्या उन्होंने कहा था कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, शहीद हो जाऊं, तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या आपस में भाई भाई न रह के एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, और उसका कारण और उसके मूल में क्या राजनीति हो? क्या ऐसे भारत की कल्पना, ऐसे आज़ाद भारत की कल्पना शहीद भगत सिंह ने की थी? क्या सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।